वेलकम बैक टू द क्लास। और क्वेश्चन आंसर सीरीज में लास्ट 2 पेपर बचे हुए हैं। 12 तारीख से तुम लोग का पेपर है, कल एग्जाम। हम कल क्लास नहीं ले पाए थे, कोशिश करेंगे संडे को ले लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, पेज नंबर 10 नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम टू डाउनलोड अराउंड 5 सेकेंड। सेमेस्टर से तुम लोग का भी एक रूटीन बन जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी और ग्रो कर जाएगी। ओके चलो, सो 2 पेपर तुम लोग का बचा हुआ है, इसके बाद इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन देखते हैं। सिविल और राजनीतिक अधिकार, सिविल का सी और राजनीतिक का पी की रहा। एक सेकंड रुकना, जस्ट अ सेकंड। तो ये देखना था इसके पहले का क्वेश्चन हुआ है कि नहीं। चलो, नागरिक नागरिकों के सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधा 1966 के अंतर्गत वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अधिकारों की गणना कीजिए। ओके, तो ICCPR, देखो यहाँ इंटरनेशनल, और यहाँ से सी आएगा, यहाँ से सी आया, यहाँ से पी आया, आर, तो डबल सी है, दिखे ICC है ना। ऐसे इसको शॉर्टकट में याद रखना, क्योंकि दूसरा वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है। ठीक है, 1966 में आया था। देखो 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ है, उसी से प्रभावित होकर ये सब आ रहे हैं, इसी के बारे में पूछ रहा है। चलो, नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय संविधा 1966 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, मतलब यूएन, किसके द्वारा आई है? यूएन के द्वारा 16 दिसंबर 1966 को पारित की गई थी और 23 मार्च 1976 को लागू हुई थी। तो ये डेट याद रखना, कहीं एग्जाम में पूछा जाए अलग से। LLB में तो याद ही रखना है, इसको परमानेंट याद रखना है। ठीक है, 1966 को एक्सेप्ट किया गया ये 16 दिसंबर 1966, लागू 10 साल बाद हो रहा है, 23 मार्च या कह लो 9.5 साल बाद 1976। ठीक है, किस लिए नया एक्ट बनाया गया था, नया कानून बनाया गया था? तो जो UDHR हमने पहले पढ़ा हुआ था, उसको विधिक बल प्रदान करने के लिए, क्योंकि इससे पहले वो क्या थी? एक घोषणा मात्र थी। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? प्रमुख उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार मिले और कोई भी राज्य इन अधिकारों का उल्लंघन ना करे। देखो UDHR बाध्यकारी नहीं था, बट जो लोग UN के मेंबर होते थे उसको मानते थे, जबकि एक घोषणा थी। ठीक है, इसको विधिक बल देने के लिए सबसे पहले क्या आया? ICC, इतना याद रखना, PR। ठीक है, चलो, इस संविधा के अंतर्गत नागरिक और राजनैतिक अधिकार आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट 1 में कौन सा अधिकार है? आत्मनिर्णय का अधिकार। आर्टिकल 1, सभी लोगों को आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से राजनीतिक स्थिति निर्धारित कर सकते हैं और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं। ठीक है, द्वितीय भाग सामान्य दायित्व, आर्टिकल 2 to 5 में दिया हुआ है। तो देखो, मैंने फिर से बोला है कि सारे राइट्स याद कर लो जो सब में कॉमन हो, और उसको लिख के चले आना। सारा आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है। बिना प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अधिकारों की गारंटी, ये हमने देखा था, UDHR में भी था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी था, है ना। राज्यों का दायित्व इन अधिकारों की रक्षा करना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। आपातकाल में भी कुछ अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। मान लो तुलना करने को आ गया कि ICCPR और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तुलना करें तब। तृतीय भाग मुख्य नागरिक और राजनीतिक अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े अधिकार, आर्टिकल 6 जीवन का अधिकार, इसे मनमाने ढंग से छीना नहीं जा सकता। UDHR में भी था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, वगैरह वगैरह। आगे जितने हम लोग देखेंगे मानवाधिकार, उन सब में मिलेगा।
तो ये एक अधिकार है जो तुमको याद होना चाहिए ताकि सब में तुम लिख सको। और ऊपर हमने देखा था भेदभाव वाला, अमानवीय और अपमानजनक दंड या यातना के विरुद्ध सुरक्षा, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। दास्ता, वधवा मजदूरी और जबरदस्ती के श्रम पर प्रतिबंध, ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार, तो अलग अलग आर्टिकल याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो, न्यायिक अधिकार कौन कौन से देता है आईसीसीपीआर? आर्टिकल 14 कहता है निष्पक्ष सुनवाई और निष्पक्ष न्याय का अधिकार, निष्पक्ष न्यायालय, कानूनी सहायता, दोषी साबित होने पर निर्दोष माने जाने का सिद्धांत। आर्टिकल 20, 22 और फिर निष्पक्ष सुनवाई हो गया, ठीक है, ओके। ये सारे अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। दंडात्मक कानूनों का पूर्वव्यापी प्रभावशीलता निषिद्ध करना। व्यक्तिगत आर्टिकल 13 ये आपको ऊपर वाला दिखेगा, आर्टिकल 13 जो इससे पहले हमने देखा। चलो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता, देश के भीतर आने जाने और निवास चुनने का अधिकार, तो आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा था, यूडीएचआर में भी हमको दिखा था, ठीक है। निजता, परिवार, आवास, यूडीएचआर समझ रहे हो ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जो हमने परसों की क्लास में की थी। मैं इसको डीप नहीं, बिल्कुल अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम लोग को ही तैयार करना है, तुम लोग का 10 दिन बचा है पेपर को। आर्टिकल 16 कानून की समझ, सभी व्यक्तियों की पहचान की मान्यता। विचार और अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता, तो देखो ये मेन है, बाकी सब तो इसके अंदर ही आता है ना। जैसे ये वाला आर्टिकल 19 में है और ये हमारे यहाँ भी आर्टिकल 19 में है, ठीक है। हमारे यहाँ धर्म की स्वतंत्रता नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म को मानने की आंतरिक जो है अपने मन में आप मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता डायरेक्ट शब्द नहीं लिखा गया है संविधान में। चलो, संगठन और एकत्र होने की स्वतंत्रता, ये भी आर्टिकल 19 में हमें दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये मेन राइट्स बन रहे हैं, ठीक है। अभी हम तुम लोग को भेज देंगे कौन सा ऐसा राइट्स है जो सब में है। राजनीतिक अधिकार, सार्वजनिक मामलों में भाग लेने, मत देने और चुनाव जाने देने का अधिकार, तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार है संविधान में। गैर भेदभाव का अधिकार, आर्टिकल 14, 15 एंड 16 है ना, 17 एंड 18 भी ले लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अधिकारों का निलंबन, राष्ट्रीय पत्कल वगैरह, दास्ता निषेध, वैधानिक व्यक्तित्व वगैरह, ये सब तुमको हम फिर बोल रहे हैं कि तुमको सिर्फ राइट्स याद करने, इसमें कुछ समझना नहीं है, ठीक है। कौन से राइट्स दिए गए, कौन से ड्यूटी हटाई गई हैं। प्रोटोकॉल कौन से है? पहला प्रोटोकॉल जो है वो व्यक्तिगत याचिका आईसीसीपीआर में दाखिल करने की अनुमति देता है, और दूसरा प्रोटोकॉल है मृत्युदंड समाप्त करने हेतु प्रोटोकॉल, ठीक है। चलो, प्रमुख केस हैं, ये एक दो याद कर लेना। तो टूनम वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1994 का केस है, आईसीसीपीआर के तहत निजी जीवन के अधिकार की व्याख्या के मामले में एक ऐतिहासिक केस है। जोसेफ किंडलर वर्सेस कनाडा, आईसीसीपीआर के तहत मृत्युदंड के विरुद्ध प्रत्यर्पण के नियमों पर प्रकाश डालता है। प्रत्यर्पण क्या है? फर्स्ट सेमेस्टर में तुम लोगों ने अगर इंटरनेशनल लॉ पढ़ा होगा तो उसमें था, ठीक है। किसी एक देश से किसी दूसरे देश को, किसी व्यक्ति को देना, निष्कर्ष आ गया कंक्लूजन, तुम लोग को खुद ही करना है, ठीक। कुछ पूछना है इसमें शिल्पा? चलो आ गया। अभी हमने पहला देखा पीछे ऊपर आईसीसीपीआर, इस कोड याद रखना वहां पे। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय संविधा के अंगीभूत विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार क्या हैं। तो मैंने फिर से बोला कि अगर दोनों का हिंदी पढ़ोगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसका कोड क्या होगा? आई सी ई एस सी आर, इंटरनेशनल कन्वेनियंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है, ओके। नाउ अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, पहले वाले में जब तुम
उसको मिलाना है, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन आ गया तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन चेक करना है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन से निकाल लेना है। ICCPR है, यहाँ पॉलिटिकल राइट था, तो एक में P आता है, एक में P नहीं आता। अगर ऐसे याद रहेगा तो ठीक, और नहीं तो दूसरे में ICE है, ठीक है, ICESCR है, ठीक है। तो इस वाले में P आ रहा है, इसमें P नहीं आ रहा, तो ऐसे देख लेना कि एक में ICC है और एक में ICE है। क्या बात करता है ये? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को, हमारे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को अंतरराष्ट्रीय संविदा ICESCR को संयुक्त राष्ट्र, इसको भी UN ही कर रहा है, महासभा ही कर रही है, 16 दिसंबर 1966 को पारित किया गया था और 3 जनवरी 1976 को प्रभाव में आया था। देखो वो भी दिसंबर में पारित हुआ था 1966 में, और मार्च के 1976 में आया था, है ना। ये भी दिसंबर में पारित हो रहा है, 10 साल और 10 साल बाद ही आ रहा है, 1976 में ही आ रहा है, बट जनवरी में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो इसकी डेट अगर LLM और नेट के लिए याद करना है तो सिर्फ इसमें पूरे में, इन दोनों में तुमको सिर्फ डेट याद करनी है, ठीक है। इसमें आर्टिकल्स मत याद करना, बहुत लेंदी है, शायद ही क्वेश्चन है, बट ये ज्यादा आने के चांस है कि कौन सी डेट को आया था या कौन सी डेट को पास हुआ था, ठीक है। यह प्रसंविधा मानव जीवन के सामाजिक आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह UDHR 1948 के अनुच्छेद 22 और 25 की भावना को विधिक रूप प्रदान करता है। तो UDHR के जो आर्टिकल 22 और 25 है, ये उससे संबंधित है। कौन? ICE और SCR। तो ICE हम बोलेंगे अब इसको, ठीक है। जबकि पूरे दस्तावेज को कोई विधिक रूप प्रदान करता है तो कौन था वो? ICCPR, ठीक है। अब चलो देखते हैं कौन कौन से अधिकार इसमें दिए गए हैं। तो काम करने का अधिकार, जाहिर सी बात है आर्टिकल 6 में, इसके ICESCR के, ICE के आइस, इसको ऐसे याद कर लेना, आइस मीन्स बर्फ, और उसको ICC सबसे अच्छा, है ना। एक आइस हो गया, एक ICC हो गया। तो आइस में क्या दिया हुआ है? काम करने का अधिकार। पहला अधिकार हुआ प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार है, मतलब जिससे वह अपनी आजीविका कमा सके। काम करेंगे तभी पैसा आएगा, है ना। अब अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है और उसमें उसे तकनीकी प्रशिक्षण मिला हुआ है तो उसके रोजगार का अवसर जो है बढ़ जाता है ना। अगर एक्सपर्ट थोड़ा व्यक्ति में कोई काम करने के लिए मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर घर का सिर्फ टाइल्स ही लगाना है तो जो एक्सपर्ट लगाते हैं वो अलग ही होता है, ठीक है। अगर पत्थर ही सेट करना है, घर ही बनाना है, तो उसके लिए एक्सपर्ट और अच्छे से करते हैं। थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन क्वालिटी भी अच्छी रहती है। दूसरा, न्यायोचित और अनुकूल कार्यों दशाओं को दर्शाना। आर्टिकल 7 क्या कह रहा है कि जो कोई आपके यहाँ कार्य कर रहा है आप उसको उचित वेतन दो। जैसे समान कार्य कर रहा है तो समान वेतन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके यहाँ घर बन रहा है, 2 मजदूर लगे, एक महिला है और एक पुरुष है, तो दोनों को बराबर वेतन दो, प्लस सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थितियां दो, ठीक है। ये नहीं कि काम कर रहे हैं, बारिश होने लगी, बगल में नाला सड़ रहा है, तो आप उन्हें कोई सुरक्षा न दो, आप उनको व्यवस्था दो रुकने की, ठीक है, साफ पानी की वगैरह। कार्य के घंटों में सीमा तय करो और आराम तथा अवकाश का भी अधिकार दो। ये उनके लिए हो गया जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। चलो, तो मोस्टली अभी तक हमने क्या देखा? वर्क से संबंधित है, फिर ट्रेड यूनियन बनाने और उसमें सम्मिलित होने का अधिकार। तो ठीक है, जो कार्य करते हैं और ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं और हड़ताल करने का भी अधिकार दे रहा है। हड़ताल करने का अधिकार हमारे संविधान में नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी है। अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, मजदूर है या फैक्ट्री में काम करता है, तो बीमार होने, बेरोजगार या विकलांग होने या वृद्ध होने पर उसे कुछ क्या किया जाए? फाइनेंशियली हेल्प किया जाए, ठीक है। चलो, उसके बाद परिवार, मातृत्व और बाल संरक्षण का अधिकार ये भी दिया गया है, जिसमें आता है विवाह की स्वतंत्रता, मातृत्व के दौरान विशेष संरक्षण और बाल श्रम पर रोक। उचित, तो ICEPR थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा ये किससे संबंधित है? आइस वाला, ये जो कार्य करने वाले मजदूर हैं उनकी जीवन शैली, उनके अधिकार, उनके राइट से संबंधित है, ठीक है। उचित जीवन स्तर का अधिकार, पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आवास, निरंतर जीवन स्तर में सुधार का अधिकार, ठीक है। स्वास्थ्य का अधिकार, ये सारे अधिकार हम लोगों ने पढ़े हुए हैं कई बार।
शिक्षा का अधिकार कहाँ देखा है? आर्टिकल 21A में भी है और आर्टिकल 55A में भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सांस्कृतिक अधिकार, तो अब थोड़ा कार्य करने वालों से हटके हो गया ये सारे अधिकार जो हमने लास्ट में देखे, जीवन का, शिक्षा का वगैरह, ये सभी के लिए हो गया। उससे पहले जो कार्य करते हैं किसी के यहाँ, जैसे मजदूर हो गए, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हो गए वगैरह, उनका था। तो 2 प्रकार के अधिकार हो गए, ठीक है। महत्व क्या है ICESCR का? यह प्रसंविधा सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा को बढ़ाती है। यह राष्ट्रों को अपनी नीतियों में इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करती है, ठीक है। क्या भारत और ICESCR में कोई संबंध है? ठीक है, तो भारत भी जो है 10 अप्रैल 1979 को ICESCR का मेंबर बना था, मतलब भारत ने साइन किया था। तो ये क्वेश्चन एंट्रेंस के लिए तुम लिख सकते हो कि भारत ने कब आइस पर साइन किया था? तो 10 अप्रैल 1979, 76 में लागू ही हुआ था, उसके 3 साल बाद। भारत के संविधान के आर्टिकल 39, 41, 42, 45 और 47 जैसे डीपीएसपी को क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, में शामिल किया गया है, मतलब पार्ट 4 में शामिल किया गया है, ठीक है। आगे अब कंक्लूजन पढ़ लेना। तो 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो गए। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार, मतलब भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसके गठन की बात कर रहा है। शक्तियों, कार्यों इत्यादि की आलोचना कीजिए। हमने पढ़ा हुआ एक बार, फिर भी पढ़ लेते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये दिया हुआ है। NHRC भारत में एक मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। तो NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है? संवैधानिक निकाय है, ठीक है। नहीं, एक संवैधानिक निकाय नहीं होगा। 1 मिनट फिर से वो पढ़ने दीजिए। रक्षा और संवर्धन, क्योंकि संविधान में उसका तो नहीं दिया है ना। रक्षा और संवर्धन के लिए स्थापित एक संवैधानिक निकाय नहीं है। हाँ, ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि एक वैधानिक निकाय, ठीक है। वैधानिक क्या है? जो लीगल तो है, बट जिसका संविधान में वर्णन नहीं है वो संवैधानिक नहीं होगा, ठीक है। तो संवैधानिक जो चीज नहीं है तो फिर लीगल कैसे हो गई? देखो, यहाँ पर इसका मतलब है कि संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है, बट संविधान के नियमों के अनुरूप है, ठीक है। अलग से कानून बना के इसकी स्थापना की गई है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के अंतर्गत NHRC की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी, जांच इत्यादि करना है, ठीक है। चलो गठन कैसे हो गया? तो ये आ गया हमारा MCQ टाइप का क्वेश्चन पॉइंट है ना। सो स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993, ओके, याद रखना। किस एक्ट से संबंधित है? अभी हमने देखा था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ठीक है। कैसा निकाय है? हमने देखा वैधानिक है, ना कि संवैधानिक। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्टली ये वाला कि कब लागू हुआ था, कब गठन हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993। चलो, NHRC में सदस्य कितने होते हैं? तो अध्यक्ष होगा एक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तो एक होगा हेड या अध्यक्ष, ठीक है। कौन सा व्यक्ति होगा? जो कोई CJI रहा हो, एक्स CJI ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो अब रिटायर हो गया हो। दूसरा, एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। दूसरा, एक और सदस्य, ये इसकी क्वालिफिकेशन भी क्या रही हो? ये भी सुप्रीम कोर्ट का क्या रहा हो? CJI न रहा हो, बट कम से कम एक्स क्या रहा हो? जज रहा हो, ठीक है। चलो, तीसरा सदस्य क्या हो गया? जो हाई कोर्ट का, किसी हाई कोर्ट का CJI रहा हो। चौथा, ये 2 अन्य सदस्य जो किसी मानवाधिकार, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार संबंधित कार्यों में योगदान दिया हो या उसका ज्ञान रखते हो, ठीक है। तो अभी तक कितना हो गया? एक CJI हो गए, प्लस एक सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज हो गए, एक एक्स CJI, एक सुप्रीम कोर्ट के जज,
प्लस एक हाई कोर्ट के XCGI प्लस 2 ह्यूमन राइट से संबंधित। आगे देखते हैं। ओके, ये हो गया है ना। तो 2 1 3 1 2 3 2 5 टोटल कितने हो गए? 5। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 5 सदस्य होंगे मानवाधिकार के। एक हमारे XCGI, एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के जज, तो कुल मिला के 3 जज आ रहे हैं। और 2 व्यक्ति जिन्हें मानवाधिकार के क्षेत्र में अत्यधिक ज्ञान हो या उन्होंने अत्यधिक कार्य किया हो वगैरह। कुछ एक्स ऑफिशियो सदस्य भी होते हैं, जैसे राष्ट्रीय सॉरी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, SC ST आयोग, महिला आयोग के अध्यक्ष इत्यादि। ठीक है, ये लोग एक्स ऑफिशियो सदस्य होते हैं। ये तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, वो 5 इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया कौन नियुक्त करता है? NHRC के सदस्यों को तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, किसकी सिफारिश के? प्राइम मिनिस्टर, हमारा होम मिनिस्टर, लोकसभा जो हमारी होती है लोकसभा। ठीक है, लोअर हाउस लोकसभा जो होती है उसका जो अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं। उसके बाद राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं, और जो विपक्ष का अपोजिट पार्टी का लीडर होगा। ठीक है, इनकी इतने लोग की सिफारिश पर, तो ये लोग अलग अलग लोग की सिफारिश नहीं करते, किसी एक अच्छे व्यक्ति की सिफारिश करते हैं। हो सकता है अलग अलग करे, प्रेसिडेंट भी चुन सकता है। अब देख लेते हैं मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या है। तो हमने पहले देख लिया शुरू में, थोड़ा सा इंट्रो में ही, फिर भी देख लेते हैं। एक हेडिंग आ रही है क्योंकि, और हमको भी लिखना है एग्जाम में, है ना। मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना। ठीक है, वेरी गुड। NHRC की स्थापना इसीलिए हो रही है कि अगर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों की स्वतः संज्ञान या शिकायत के आधार पर जांच कर सकता है। ठीक है, अगर NHRC जैसे सुप्रीम कोर्ट कभी कभी स्वतः संज्ञान ले सकता है, वैसे ही अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार को ये कहीं से सूचना मिली कि फला व्यक्ति ने या फला कोई संस्था है वो मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, तो स्वतः संज्ञान लेकर स्वतः मतलब उस केस को अपने आप से ही स्टार्ट कर सकती है जांच वगैरह करना। ठीक है, न्यायालयों में लंबित मामलों पर निगरानी। अगर मानवाधिकार संबंधित कोई केस कोर्ट में है, मोस्टली मानवाधिकार किसी का अधिकार, किसी ना किसी के अधिकार का तो उल्लंघन हुआ ही होगा, है ना। जो प्योर मानवाधिकार है, जैसे जीवन का अधिकार वगैरह वगैरह, उन सब के संबंधित किसी केस का अगर किसी कोर्ट में सुनवाई चल रहा है तो उस पर भी निगरानी रखते हैं। ठीक है, जेलों और बंदी गृहों का निरीक्षण क्या करते हैं? जेलों और बंदी गृह जहाँ पे कैदी रखे जाते हैं इत्यादि जगह का भी NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य क्या करते हैं? बार बार निरीक्षण करते हैं। मतलब जाते हैं, देखते हैं कि जेल का हालत कैसी है, वहाँ जो कैदी हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या कोई भी हो, सबके लिए वो जो कैदी वो क्या है? सबसे प्रथम इंसान है। एक मिनट, तो वो जो कैदी है वो क्या है? इंसान ही है ना। कहीं उन कैदियों के साथ उनके मानवाधिकारों, जैसे उनके साथ मारपीट, अमानवीय व्यवहार तो नहीं हो रहा, उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन, साफ सुथरा रहने का स्थान इत्यादि मिल रहा है कि नहीं, इन सब का दवा वगैरह देखते रहते हैं। मानवाधिकार संवर्धन की सिफारिश है। सरकार को मानवाधिकार संरक्षण के लिए नीतियां व कार्यक्रम बनाने की सलाह देना। मानवाधिकार शिक्षा, ह्यूमन राइट्स संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार प्रसार भी करते हैं। कार्यक्रम सेमिनार हो, लेकिन अक्सर 10 दिसंबर को होता है मानवाधिकार कार्यक्रम, है ना। क्या हुआ था 10 दिसंबर को? क्या आया था? UDHR आया था। ठीक है, गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों से समन्वय और सहयोग करना। ना NHRC की शक्तियां क्या है? भाई इतना कुछ कर रहा है, जांच वगैरह कर रहा है, तो कुछ पावर भी तो होगा इस आयोग के पास। गवाहों को बुला सकता है,
मान लो NHRC के पास कोई केस आया, ठीक है, मान लो कि ये मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित होगा, तो क्या करेगा? गवाहों को बुलाएगा, सबूत इकट्ठा करेगा, दस्तावेज की मांग कर सकेगा, जांच कर सकेगा। किसी भी सरकारी परिसर या कार्यालय में प्रवेश करने का अधिकार, पुलिस जांच की निगरानी, राज्य आयोग के और स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति, राज्य आयोग को निर्देश देने की शक्ति, कुल मिला के सिविल न्यायालय की शक्ति इसको है ना, क्योंकि एक सिविल न्यायालय को ये सारी शक्तियां होती हैं। चलो, आलोचनात्मक थोड़ी सी इसकी विवेचना भी कर लेते हैं। तो मानवाधिकार का थोड़ा सा सकारात्मक पक्ष देख लेते हैं, फिर नकारात्मक पक्ष देख लेंगे, मतलब इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। मानवाधिकार संबंधी जागरूकता में वृद्धि करता है, स्वतंत्र जांच की शक्ति रखता है, नागरिक स्वतंत्रताओं मतलब नागरिकों के मानव के स्वतंत्रताओं अधिकारों की रक्षा करता है, जेलों में सुधार में योगदान देता है। जो हमने इसके कार्य देखे वो कुछ वैसे थे। अब मानवाधिकार आयोग का जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात कर रहे हैं भारत में जो है, उसमें कुछ सीमाएं हैं, कुछ नकारात्मकता है। सिफारिशों की बाध्यता नहीं, ये अगर सरकार से मानवाधिकार संबंधित कोई कानून बनाने इत्यादि की सिफारिश करता है तो सरकार उसको बनाने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। दंड देने की शक्ति नहीं है इसके पास, मैंने पहले ही बोला, सिविल न्यायालय की तरह कुछ कुछ अधिकार है इसके, बट दंड देने की शक्ति नहीं है। चलो, सेना पर अधिकार का भाव, सेना पर अगर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा है तब नेशनल कमीशन कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी अधिकार क्षेत्र से सेना बाहर है, ठीक है। मान लो सेना ने किसी आतंकवादी को डायरेक्ट मार दिया, मानव आयोग पहुंच जाएगा, क्यों गिरफ्तार नहीं किया उसको? उसको गोली मारने की जरूरत थी? उसके पहले बेहोश करते, लेकर आते, अच्छे से बैठा के खिला पिला के अच्छे से पूछते, नॉर्मल कैदी हो चाहे आतंकवादी हो, इंसान है वगैरह वगैरह। राज्य मानवाधिकार आयोग के साथ समन्वय की कमी, ठीक है, कई राज्यों में मानवाधिकार नहीं है, ठीक है, ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर तो मानवाधिकार है बट कई राज्यों में मानवाधिकार आयोग नहीं है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप हर जगह होता है तो मानवाधिकार आयोग में भी होगा। वित्तीय और मानव संसाधन की कमी है मानवाधिकार आयोग में। सुझाव, क्या रिफॉर्म किया जा सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में? सिफारिशें जो करता है राज्यों से कि कुछ बदलाव की जाए, उसमें कुछ बाध्यता लाई जाए, पूर्ण बाध्यता ना की जाए कि हर बात मान लो, लेकिन कुछ बाध्यकारी शक्तियां लाई जाए। सेना पर भी अधिकार बढ़ाए जाए इसके, तो ये वाली मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेना कुछ सोच समझ के करती है। राज्य आयोगों को मजबूत किया जाए, जनता की भागीदारी बढ़ाई जाए। चलो, बट तुम लिख सकते हो सारा जो मैंने कट किया वो मेरा ओपिनियन था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वायत्तता को सुनिश्चित किया जाए, मतलब उसको खुद भी कुछ बदल दिया जाए, है ना। आ गया कंक्लूजन। ग्रेट। अगला क्वेश्चन है SC ST आयोग से गठन, कार्य एवं त्रुटियों की व्याख्या कीजिए। अभी मैंने बताया वैधानिक संस्था नहीं होती, संवैधानिक संस्था जिसका संविधान में वर्णन हो वगैरह वगैरह ना, अभी देखते हैं क्या होता है वो, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन हो जाए, ब्लर दिख रहा है, नोट्स तो है तुम लोग के पास, हम पढ़ दे रहे हैं। SC/ST आयोग के बारे में पूछ रहा है। इंट्रोडक्शन, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। SC/ST को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संरक्षण प्रदान करने हेतु संविधान में विभिन्न उपबंध किए गए हैं। इन्हीं उपबंधों के अंतर्गत SC/ST आयोग भी आता है। देखो, पहले SC/ST आयोग जैसा कुछ नहीं था जब संविधान बना था, ठीक है, इसको बाद में ऐड किया गया। चलो, तो SC और ST आयोग के बारे में थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। आर्टिकल 338 के तहत प्रारंभ में संयुक्त आयोग की स्थापना की गई थी जो SC और ST दोनों के लिए था, ठीक है। ओके, एक्चुअली एक ऑफिसर की स्थापना हुई थी जो दोनों के बारे में देखता था, कोई आयोग नहीं था। बट 89 अमेंडमेंट 2003, ये अमेंडमेंट याद रखना, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कहते हैं शॉर्ट में। ओके,
संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला एससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, तो हम बोलेंगे एससी कमीशन और एस पड़ेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, तो संवैधानिक प्रावधान कहाँ है? एससी वाला आर्टिकल 338 में है, बट इसको भी 89th अमेंडमेंट द्वारा ही ऐड किया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब आर्टिकल नहीं लगाए तो पहले से था। और 338A में एसटी आयोग। ओके, आर्टिकल याद रख सकते हो वगैरह के लिए। गठन कैसे होता है? तो सबसे पहले चलते हैं एससी आयोग के लिए। एक अध्यक्ष होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे, तो टोटल 5 मेंबर। नियुक्ति राष्ट्र किसके द्वारा होती है? तो 5 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ओके। अब क्या खासियत होती है इन सब की, इसको ज्यादा देखना है तो पूरा रील क्लास में जाके देखना है। ठीक है, एसटी आयोग का इसका भी एक सदस्य होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे, तो टोटल 5। ठीक है, इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नाउ देख लेते हैं एससी एसटी आयोग का कार्य क्या है। दोनों आयोग का मुख्य कार्य समान है, जैसे संविधान में प्रदत्त सुरक्षा उपायों की निगरानी करना। किसको प्रदत्त है? एससी और एसटी को। ठीक है, सरकारी योजनाओं की समीक्षा करना। कैसी सरकारी योजनाएं? जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बनाई गई हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर उन्हें कोई रिपोर्ट मिलती है, अगर वो कोई रिपोर्ट बनाते हैं, कौन? अगर एससी एसटी आयोग कोई रिपोर्ट बनाता है तो ऐसे अबाउट एससी एसटी राइट्स, ठीक है, तो ऐसी रिपोर्ट को किस पास भेजेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, अगर एससी एसटी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच भी कौन करता है? एससी एसटी आयोग। ठीक है, एससी और एसटी के कल्याण हेतु सुझाव देता है एससी एसटी आयोग, और एससी एसटी के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, इकोनॉमिकल, सोशल एंड एजुकेशनल। आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित, सामाजिक मतलब समाज में उसकी स्थिति क्या है, और शिक्षा में उसकी स्थिति क्या है। चलो शक्तियां भी देख लेते हैं एससी एसटी आयोग की। निम्न शक्तियां प्रदान की गई हैं: गवाहों को बुलाना, दस्तावेज मंगाना, हल्ला नामा लेना। तो फिर वही बात हुई, कैसे सिविल न्यायालय के समकक्ष समान शक्तियां हैं आयोग को, एससी एसटी आयोग को। आयोग केंद्र और राज्य सरकार को अनुशंसा भेज सकता है। रिपोर्ट और सुझाव, आयोग हर वर्ष या आवश्यकता अनुसार एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को एससी एसटी के संबंध में भेजता है, अपने कार्य संबंधित और अन्य आवश्यकताओं के संबंध में। और जब आयोग एससी एसटी संबंधित कोई रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास भेजता है तो प्रेसिडेंट क्या उस रिपोर्ट को रख लेता है? नहीं, फिर प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को ले जाकर संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आलोचना कर ली जाए। पहले सकारात्मक देख लेते हैं, क्या सकारात्मक फायदे हैं इसके। सामाजिक न्याय की ओर महत्वपूर्ण कदम है, एससी एसटी को भी कुछ सामाजिक न्याय मिल रहा है, पिछड़े वर्गों की आवाज को प्रमुखता दी जा रही है। एससी एसटी के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है यह आयोग। क्या चुनौतियां इसके सामने? आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, सेम एनएचआरसी की तरह। कोई मामलों में निष्क्रियता और देरी है। राज्यों में आयोग की सीमित पहुंच है, सेम एनएचआरसी की तरह। फिर आ गया कंक्लूजन। ठीक है, महिला आयोग भी क्वेश्चन आया क्या? चलो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो फिर ये भी कुछ वैसे ही है, अल्पसंख्यक आयोग है ना। तो आज तुम सारा आयोग ही तैयार कर डालना।
ज़्यादा टाइम तो है नहीं, है ना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक जो माइनर है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख, ईसाई सब, ठीक है। देखो, एक राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी जनसंख्या कम है उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। दूसरा, हर राज्य में जो अल्पसंख्यक है, जैसे केरल में हिंदू अल्पसंख्यक है। दूसरा, भाषाई आधार पर भी अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी कल्चर, किसी लैंग्वेज या किसी संस्कृति के आधार पर कोई अल्पसंख्यक हो। चलो, इन अधिकारों की रक्षा प्रवर्तन के लिए भारत सरकार ने, चलो सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को समान अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों को प्रवर्तन के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, एनसीएम की स्थापना की है। कैसे गठन होता है एनसीएम का? तो कब हुआ? वर्ष 1992 में, मतलब NHRC से पहले। NHRC कब आया था? 1993 में, ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम आया था 1992 में, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। सॉरी 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 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 आया था। उसी उसी एक्ट के अनुसार फिर 1993 में एनसीएम आया था, ठीक है। यहाँ हम गलती कर दिए, ओके, देख लो, फिर से देख लेते हैं। 1992 में एक्ट आया माइनॉरिटी से संबंधित। उसी एक्ट के अनुसार आधार पर माइनॉरिटीज के लिए आयोग की स्थापना की गई 1993 में, ठीक है। और मानव अधिकारों के संरक्षण एक्ट भी आया था 1990 में, 1992 या 3 में आया था, भी हमने देखा था, है ना। और उसी आधार पर मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1993 में। तो अल्पसंख्यक आयोग और मानवाधिकार आयोग की स्थापना साथ में की गई थी। यहाँ हम इसको अधिनियम पढ़े ही नहीं, आगे बढ़ गए, ओके। एक वैधानिक निकाय, ओके, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है? एक वैधानिक निकाय है, मतलब संविधान के द्वारा, संविधान में इसका वर्णन नहीं है, इसको कानून बना के संसद द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? तो 6 प्रकार के लोग अल्पसंख्यक, 6 प्रकार के धार्मिक समुदायों, धर्म के आधार पर, धर्म के रिलीजन के आधार पर भारत में 6 प्रकार के धार्मिक रूप से माइनर है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, ये वाला याद रखना। जैन पहले नहीं जोड़ा गया था। बताओ जैन कितने कम है, बट इनको माइनर में जोड़ा ही नहीं गया, ठीक है। और एक राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं माइनर, जैसे राष्ट्रीय स्तर पे ये सभी जितना हम 6 को देखा, राष्ट्रीय स्तर पर। फिर राज्य स्तर पे भी माइनर होते हैं, ठीक है। जैसे केरल के हिंदू। आयोग की संरचना, तो एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 5 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें से कम एक महिला होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 2 7, टोटल 7, ठीक है। देखो, इन 5 में एक महिला होनी ही चाहिए, भले ही चाहे ये दोनों ही महिला हो या दोनों में से कोई एक महिला हो, ठीक है। इन 5 में एक महिला मैंडेटरी है। सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। तो कार्य देख लेते हैं अल्पसंख्यक आयोग का। बिल्कुल वैसे होगा जैसे मानवाधिकार आयोग का था, अल्प और SC/ST आयोग का, ठीक है। अल्पसंख्यकों से संबंधित शिकायतों की जांच करना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उपाय करना, नीतियों का मूल्यांकन करना, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, और किसी मामले में जिसमें अल्पसंख्यकों से संबंधित है स्वतः संज्ञान लेना, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, रोजगार आदि में भागीदारी लेना। SC/ST जैसा दिख रहा है ना। चलो शक्तियां देख लेते हैं। सिविल न्यायालय की तरह शक्ति है, ऊपर जितना हमने देखा था फिर से वही है, ठीक है। पढ़ लेना इसको, एक में तैयार कर लेना, सबका तैयार हो जाएगा।
चलो आलोचना देख लेते हैं। सकारात्मकता क्या है? सिफारिशें केवल सलाहकारी होती हैं, निर्णय लागू करने का वास्तविक शक्ति का अभाव है, और राज्य और केंद्र सरकारें कई बार आयोग की रिपोर्ट को अनदेखी भी कर देती हैं। आ गया कंक्लूजन। आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास हम लोग कर लेंगे। ओके, चलो कुछ पूछना आज की इतनी रिवीजन क्लास।